राकेश भैया, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। मुझे वापस जाना है। हम कुछ ज्यादा ही दूर आ गए ना। वैसे कौन सी जगह है ये? बनारस है। तुम ठीक कह रही हो, थोड़ा दूर तो आ गए हैं, लेकिन अब इतनी रात में बस वस तो मिलेगा नहीं। तो काम करते हैं, कल सवेरे होते ही लौट जाते हैं। कल सुबह होते ही मैं चेतन को फोन करूंगी। हाँ, समझाऊंगी उसे कि उसे सुधरना होगा, बदलना होगा उसे। भैया, चेतन दिल का बुरा नहीं है, वो बहुत अच्छा है। मैं बहुत प्यार करती हूँ उससे। हाँ हाँ, अब ये सब जो कर रहे हैं उसको सुधारने के लिए तो कर रहे हैं, और क्या। मुझे भनक तक नहीं थी कि आगे क्या होने वाला है। मुझे लगा ही नहीं कि पानी में कुछ मिलाया गया था। पीते ही मुझे नींद सी आने लगी, चक्कर से आने लगी। भैया, मेरा सर घूम रहा है। अरे वो तुम बहुत थक गई हो ना, इसलिए तुम्हारा सर घूम रहा है। सो जाओ, ठीक हो जाएगा। वो मेरे पास लेट गया। मैं आधी बेहोशी में भी सोच रही थी कि ये ऐसा क्यों कर रहा है, लेकिन मैं कुछ बोल नहीं पा रही थी। कमजोरी सी थी, सब धुंधला सा था। और फिर अचानक से ये क्या किया तूने राकेश? दोस्ती में मैंने तेरी मदद की, साले तूने तो कहा था ये तेरी बहन जैसी है। मैंने कितने बार मना किया, तो बोला भी नहीं, लेकिन उसने मेरी सुनी तक नहीं। छी राकेश, घिन आ रही है मुझे तुझसे। नीलम, अभी के अभी अपना बैग उठाओ, मैं तुम्हें तुम्हारे घर तक छोड़ कर आऊंगा। नीलम, मेरी बात सुन। भैया, इसको बोल दो मेरे पास ना आए, मुझसे दूर रहो। इतनी शॉक में थी से, इतनी टूटी हुई थी कि मुझसे हिम्मत ही नहीं हुई बाबा या चेतन को फोन करने की। कैसे बताती उन्हें कि मेरे साथ क्या हुआ। मैं फोन करना चाहती तो भी नहीं कर पाती सर। मुझे अचानक से भनक लगी कि राकेश ने मेरा फोन रख लिया था। ये प्रवीण, ये तुम्हें इलाहाबाद ले गया? मुझे मालूम नहीं था सर, वो मुझे कहाँ लेके जा रहे थे। प्रवीण भैया पर भरोसा किया था, लेकिन वो भी राकेश जैसा निकला। दोनों की मिलीभगत थी सर। प्रवीण ने मुझे कोल्ड ड्रिंक पिलाया और मैं फिर से बेहोश हो गई। और जब उठी तो मैं प्रवीण के घर पर थी। मैं कहाँ हूँ? इलाहाबाद। प्रवीण भैया, मुझे घर जाना है। तेरा अपना नया घर होगा नीलम, तेरी शादी होने वाली है। शादी नहीं, मुझे शेरगंज जाना है, अम्मा पापा के पास, अपने भाई के पास। भूल जाओ उन्हें, तेरी शादी तय हो गई है। नहीं, मुझे चू तक की तो चीर के रख दूंगी तुझे नीलम। दवा खिला दो साली को, दिमाग ठिकाने पर रहेगा। नहीं, मुझे घर जाना। अरे बैठ यहाँ पे। और अनंत का केस जी, शादी करनी है किसको? हम सबको, लेकिन हनीमून पे आप सब लोग साथ में चलेंगे। कौन हो तुम लोग? हम लोग बैंड बाजा पार्टी। वैसे आपकी पार्टनर अंबिका पटेल कहाँ है? रिसेप्शन में तो उनको भी आना पड़ेगा ना। पुलिस? पर तुम देखिए सर, अगर नीलम के बाप ने फिर से कोई शिकायत की है तो सबूत है हमारे पास। हाँ सर, और जो कुछ भी हुआ नीलम की मर्जी से हुआ। ये देखिए सर। जिस दिन पकाने में पानी बंद हो जाए ना, इस कागज का इस्तेमाल कर लेना, समझा? तुम सब लोग थाने चलोगे, सबके दस्तखत लिए जाएंगे और अंगूठे के निशान भी लिए जाएंगे। अगर निशान देने की हालत में रहे तो। इस घिनौनी साजिश, इस संगीन जुर्म के हर किरदार को हमने धर लिया। प्रवीण त्रिपाठी, उसकी पत्नी नीता त्रिपाठी, पार्टनर सुधांशु सिंह और एजेंट अंबिका पटेल। पर इस साजिश का सरदार, मास्टरमाइंड था राकेश झा, जो नीलम और उसके परिवार से अच्छी तरह परिचित था। उसने नीलम के गुस्से का फायदा उठाया और उसे अगवा कर लिया। वाराणसी की रहने वाली अंबिका पटेल ट्रैफिकर थी।
जिसका राकेश झा के साथ अफेयर था, और उसके जरिए राकेश प्रवीण, नीता और सुधांशु से कांटेक्ट बना पाया था। इंस्पेक्टर साहब, हमने बड़े कायदे से लड़की को सही सलामत उसके घर तक पहुंचा दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद प्रवीण जी। हम तो लड़की वाले हैं, हम भी कायदे से खूब खातिरदारी करके आपको अदालत पहुंचा देंगे। एक काम करते हैं सर, कम से कम 2 हफ्ते इनकी अरेस्टिंग दिखाते ही नहीं है, इनकी जम के खिलाई पिलाई करते हैं। नीलम ने भी तो पूरे 11 महीने इन लोगों की मेहमान नवाजी का लुत्फ उठाया। बनता तो है। सर एक मिनट, जो कुछ भी हम सच सच बता देंगे, और लड़की का ऐसा भी कुछ बिगड़ा नहीं है सर। राकेश ने अंबिका के जरिए नीलम को प्रवीण, नीता और सुधांशु को बेचा था। आगरा से हमने मयंक चौधरी को गिरफ्तार कर लिया। वो नीलम का पहला खरीदार था। 3 लाख में उसने नीलम को बतौर दुल्हन खरीदा। सुन प्रवीण, नहीं जम रही है यार। कल मैं लड़की को तेरे पास वापस लेके आ रहा हूँ। क्या हुआ मयंक, कुछ कर दिया क्या नीलम ने? घर का एक काम नहीं करती है। मेरी अम्मा उसे नहीं संभाल पा रही है। साली को प्यार से समझाया, बेल्ट से समझाया, सुनती नहीं है कमीनी। देख, नहीं चाहिए मुझे ऐसी बला। तू मेरे पैसे रेडी रखना, मैं आ रहा हूँ कल। वाह, अच्छा मजाक कर रहा है। 4 महीने जम के इस्तेमाल किया तूने उसे। अरे कौन सा पूरे 3 लाख रुपए मांग रहा हूँ यार, कम से कम 50% तो वापस दे दे। साहब नाक में दम कर दिया था उसने साहब, तो हमें उसे वापस लेना ही पड़ा। मयंक को पूरे 1.5 लाख लौटाने पड़े। फिर किसे बेचा नीलम को? इस भूषण शर्मा को? भूषण के साथ सिर्फ 2.5 लाख की डील की। बेचा 2.5 लाख में बेचा, समझा? बेचा बोल रहा है तो बेचा बोल दीजिए साहब, लेकिन फिर से तो लेने के देने पड़ गए। बस अब इस बार इसको रीसेल में नहीं डालते प्रवीण। तो फिर क्या करना है? सुधांशु सही कह रहा है प्रवीण, उसको रीसेल में मत डाल, वापस कर देते हैं उसे। क्यों, कुछ ज्यादा गड़बड़ हो गई क्या? अरे उसने फ़ोन करके अपने बाप को मेरा नाम दे दिया है। भाई यार, अब क्या करें? अब क्या, शामत की तैयारी करो। 2 दिन से पुलिस वालों ने जो क्लास लगाई है मेरी, जैसे तैसे निकला हूँ लॉकअप से। और तू अब बता रहा है मुझे? अभी घर पहुँचा हूँ थाने से। सुन, हमसे मर्डर वर्डर नहीं होगा, तू देख ले तुझे जो करना है। अरे अभी तो पुलिस को घुमाने की मैंने पूरी कोशिश की है। बोला है कि लड़की का बाप ही है इन सब के पीछे। एक काम करते हैं, लड़की को वापस कर देते हैं। और उसने मुंह खोल दिया तो? उसके बाप ने मुंह खोल दिया तो? अरे कोई मुंह नहीं खोलेगा, न लड़की न लड़की का बाप। एक आइडिया है। स्टैम्प पेपर का आइडिया? हाँ साहब, ओ राकेश ने नीलम के बाप का फोटो भेजा हमारे पास। और बलराम बिश्ती को तू फोन करता था दूसरे नंबर से? हाँ साहब, फर्जी सिम कार्ड इस्तेमाल किया था। ये भूषण शर्मा कहाँ इस वक्त? वो फरीदाबाद में साहब। सर आप मेरी बात क्यों नहीं समझ रहे सर? सर मेरा गुनाह क्या है सर? सर मैंने बाकायदा शादी किया है उससे सर। 2 दिन बाद हमने भूषण शर्मा को गिरफ्तार किया और इस केस का आखिरी गुनहगार हमारी हिरासत में आ गया। साहब, आप एक बार स्टैम्प पेपर पढ़ तो लो। ऊपर से हमने लड़की को वापस भी कर दिया है। साहब मैं पटना में जॉब करता हूँ। वो सब तो ठीक है, पर अब क्यों आया है? लक्ष्मण केवट का फोन आया था, जिसने कॉलेज में मेरी जगह ले ली है। बोला कि आप लोग ढूंढ रहे हैं। हाँ ढूंढ रहे थे, पर अब नहीं। तू जा सकता है। ए सुन, इधर आ। ये तो लड़कियों को अब भी घूरता है या कुछ सीख गया है? साहब मैं गलत इरादे से कभी किसी लड़की को नहीं देखता। ये आंखों की कमजोरी कह लीजिए या दिमाग की कमजोरी, और मैं कसम खा के कहता हूँ कि मैंने नीलम मैडम को गलत नजर से नहीं देखा। बेकार में नौकरी गई, बदनामी हुई वो अलग से। आगे से ध्यान रखना। अभी जा। राकेश झा की इस हरकत से बिश्ती परिवार को बुरी तरह झटका लगा। राकेश पर उन सबका पूरा भरोसा था। नीलम का परिवार पूरी तरह उसके साथ है और उसे हर किस्म का सहारा दे रहा है ताकि वो इस हादसे को भुलाकर फिर से सामान्य जिंदगी बसर कर सके। नीलम ने फिर से अपनी नौकरी ज्वाइन कर ली है, इस दृढ़ इरादे से कि वह पीछे मुड़कर नहीं, सिर्फ आगे देखेगी। नीलम की मेडिकल रिपोर्ट ने इस बात का पुष्टिकरण किया कि उसके साथ बलात्कार हुआ था, पर बेहोशी की दवाइयां पिलाने का आरोप सिद्ध नहीं हो पाया।
क्योंकि जब तक नीलम का मेडिकल करवाया गया तब तक काफी देर हो चुकी थी और उसके ब्लड स्ट्रीम में उन दवाइयों के अंश नहीं मिले। सारे आरोपियों में केवल नीता त्रिपाठी की जमानत हुई क्योंकि वो प्रेग्नेंट थी। हमने बलराम के दस्तखत वाले स्टैम्प पेपर्स भी बरामद कर लिए, जो एकमात्र कानूनी दस्तावेज था जो यह सिद्ध कर रहा था कि नीलम बिश्ती की भूषण शर्मा के साथ शादी हुई थी। अब यह दस्तावेज नीलम के साथ हुए अत्याचारों का सबूत साबित होगा और उसे न्याय दिलाने में मदद करेगा। किसी पर भी आंखें मूंद कर भरोसा ना करें, फिर चाहे वो व्यक्ति कितनी भी अच्छी तरह परिचित क्यों ना हो। परिवार के किसी सदस्य पर भले जितना गुस्सा हो, पर इस भ्रम में कभी ना रहें कि कोई बाहर वाला आपके गुस्से को बेहतर समझेगा या आपके हालात सुधार पाएगा। नहीं, फैमिली फैमिली होती है। टीनेजर्स, युवाओं, आपकी उम्र ऐसी है जब गुस्सा ज्वालामुखी की तरह उमड़ता है और घर से भाग जाने का ख्याल आए दिन आता है, पर उस ख्याल को ख्याल तक ही सीमित रखें, उसे अमल में लाने का प्रयास बिल्कुल ना करें। परिवार के साथ कोई मतभेद हो तब भी किसी बाहर वाले व्यक्ति पर परिवार से ज्यादा भरोसा कभी ना करें। कल रविवार यानी 27 मई को क्राइम पेट्रोल सतर्क का टेलीकास्ट नहीं होगा। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे एक नए केस के साथ। पर वो क्या छुपा रहा था ये जानने का हमारे पास कोई जरिया नहीं था। पर जो पिछले 11 महीनों में नहीं हुआ वो अगले 7 दिनों में होने जा रहा था। इस केस की पहली ठोस कड़ी थी वो कॉल जो बलराम को आया था और बलराम के अनुसार वो कॉल पीड़ित नीलम का था। नीलम बेटा, कहाँ तू? सर रोहतक का नंबर है, किसी भूषण शर्मा के नंबर रजिस्टर्ड है। मतलब 18 मार्च की रात को वाकई में कॉल आया था बलराम का? सर अगर नीलम ने बात की थी तो वो इस भूषण शर्मा से कनेक्टेड है। तुम रोहतक के लिए निकलो और इस भूषण शर्मा के कॉल रिकॉर्ड्स के सारे कॉल स्कैन करो, देखो इलाहाबाद से क्या कनेक्शन निकलता है। सर 23 मार्च को बलराम को जिस अननोन नंबर से कॉल आया था, ये वाला, फिलहाल ये नंबर स्विच ऑफ आ रहा है। मैंने अर्जेंट बेसिस पे इस नंबर की सारी डिटेल मंगवाई है। फिलहाल फोन कंपनी से इतना पता चल पाया है कि ये नंबर इलाहाबाद का है, बाकी की डिटेल्स भी जल्दी आ जाएंगी। और 24 मार्च को बलराम राजेंद्र को लेकर इलाहाबाद के लिए निकलता है इसी कॉल की वजह से। हेलो। हेलो, बलराम बिश्ती जी, आप कौन बोल रहे हैं? नीलम तुमसे मिलना चाहती है। क्या? कौन बोल रहे हैं आप? तुम्हें इलाहाबाद आना होगा तुरंत। और 18 मार्च को इस रोहतक वाले भूषण शर्मा के नंबर से नीलम का कॉल आता है और वो शेरगंज के ही राकेश झा का नाम लेती है। और सर 19 से 20 मार्च तक हमने इस राकेश की काफी तुड़ाई भी की थी। और वो अड़ा रहा कि उसे फंसाया जा रहा है। शायद बलराम झूठ बोल रहा है। और बलराम झूठ क्यों बोलेगा? सर मुझे नहीं लगता कि नीलम अपनी मर्जी से कहीं गई है। शायद ये फैमिली के अंदर की ही बात है जो शायद चेतन को नहीं पता, इसलिए हमें नहीं बता पा रहे हैं। गीता, गुरु को बोलो कि वो बलराम और राजेंद्र के पीछे लग जाए और पता करे कि ये लोग इलाहाबाद क्यों गए थे। मैं इस भूषण शर्मा को नहीं जानता, मेरे पहले कभी किराए पे रहा होगा। ओम प्रकाश जी से पूछिए। मकान मालिक जी, वो सामने वाले घर में ही रहते हैं। ये तो भूषण शर्मा है, मेरा यहाँ 2 साल पहले किराएदार था। अभी कहाँ है? पता नहीं सर, बता के नहीं गया। मगर मेरे एड्रेस पे लिया हुआ सिम कार्ड वो आज भी यूज कर रहा है। गलत है ना सर? भूषण के साथ हुए एग्रीमेंट की कॉपी है आपके पास? उसमें भूषण ने अपना कोई परमानेंट एड्रेस तो लिखा ही होगा। सर एक कच्चा एग्रीमेंट था, उसमें उसका परमानेंट एड्रेस भी था, मगर अब वो मेरे पास नहीं है। मगर मुझे बराबर याद है कि वो भिवानी का रहने वाला था और आपके पास जो मोबाइल नंबर है वही मेरे पास है। क्या मैं पूछ सकता हूँ कि आप उसे क्यों ढूंढ रहे हैं? हमारे इलाके से एक लड़की गायब हुई है और उसमें भूषण का नाम आया है। ओह, ये भूषण जब यहाँ रहता था तो काम क्या करता था? सर यही पास में एक सचदेवा शुगर मिल है, वहीं पे काम करता था। चंदर, ये कब की बात है? तारीख तो ठीक से याद नहीं है गुरु। हाँ, लेकिन जब मैं लोडिंग कर रहा था तब अचानक बलराम जी का फोन बजा। और फोन पर बात करने के बाद पता नहीं क्यों उनके चेहरे का रंग उड़ गया। क्या हुआ बलराम जी? कुछ नहीं। फिर चेहरे का रंग क्यों उड़ा हुआ? कोई परेशानी है?
कुछ नहीं। फिर 2 दिन की छुट्टी ली और जब छुट्टी से लौटे तो वहीं चेहरे का रंग उड़ा हुआ। तुम्हें क्या लगता है कि बलराम का ही हाथ है उसके बेटी के गायब होने में? ये मैं कैसे बता सकता हूँ? अरे भाई, बात होती होगी ना आपस में। वैसे भी 11 महीने हो गए। हाँ वो तो है। वैसे गुरु एक बात बताऊँ, बलराम जी अपनी बेटी से बहुत प्यार करते थे। जितना प्यार वो अपने बेटे चेतन से करते थे उतना ही बड़ी बेटी नीलम से। वो बेचारी कैसे गायब हुई, किसने अगवा किया, उसके साथ क्या हुआ, अब ये मैं कैसे बता सकता? फोटो दिखाने की जरूरत नहीं है साहब। भूषण और मैं एक साथ ही काम करते थे यहाँ। हम दोनों फोरमैन की ड्यूटी करते थे शिफ्ट से। इस वक्त भूषण कहाँ है? भिवानी में? भिवानी में? ना मतलब हो सकता है कि उसके माँ बाप वगैरह वहाँ हो, लेकिन भूषण तो अभी पंचकुला में है। वहाँ का नंबर, एड्रेस? 1 महीने पहले मेरी बात हुई थी उससे, तब उसने कहा था कि वो किसी फैक्ट्री में फोरमैनगिरी कर रहा है। फैक्ट्री का नाम? वो तो मैंने नहीं पूछा साहब, लेकिन हुआ क्या है? हमारे इलाके की गायब हुई एक लड़की ने भूषण के फ़ोन से अपने बाप को फ़ोन किया था, तभी से भूषण का नंबर भी ऑफ है। भूषण तो कभी अपना फ़ोन ऑफ नहीं रखता, और ये लड़की वड़की कुछ समझ नहीं आ रहा। हेलो जी, कौन बोल रहे हैं? जी, आपने फ़ोन किया है, आप बताइए कौन बोल रहा है? बिहार पुलिस असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर गीता जायसवाल। जी बोलिए। आपके नंबर पर किसी भूषण शर्मा नाम के आदमी का कॉल आया था।